पूरे ही मध्य प्रदेश में सियासी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलने में पीछे है। तो आइए, हम यहाँ पर ग्वालियर पहुंचे हैं, तो यहाँ से ग्वालियर से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी और कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से तैयारियां हैं और किस तरीके से ये जनता के बीच जा रहे हैं और क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं। जी सर, क्या है सर चुनावी तैयारी और कांग्रेस किस दावे और वादे और मुद्दे लेकर जा रही है जनता के बीच? सबसे पहले तो कमलनाथ जी ने 5 वायदे जो किए हैं उसमें जो नारी सम्मान में 1,500 रुपये प्रतिमाह लगातार देने की बात करी है, बिजली में जो रियायत देने की बात करी है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात करी है, 500 में सिलेंडर देने की बात करी है। इस तरह के कई ऐसे वायदे हैं जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं। मुख्य रूप से जो मुद्दा कांग्रेस इसमें रख रही है वो है भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, चाहे वो नामांतरण का प्रकरण हो, बिजली के बिलों का हो, भुगतान का हो, सड़क बनाने का हो, सरकारी खरीद का हो। अभी ग्वालियर के अंदर ही ट्रेजरी से लगभग 16 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र फर्जी खातों में हुआ, ये खुला है। तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार है। उसके बाद में आज युवाओं को देख लें तो रोजगार नहीं है, मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके रोजगारों की सुरक्षा नहीं है, किसानों की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की असमत जो है वो सुरक्षित नहीं है, छोटा व्यापारी जीएसटी के कारण परेशान है। तो लोग इतने उद्वेलित और पीड़ित हो चुके हैं कि जहाँ कहीं भी आप बात करते हैं तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि इस बार परिवर्तन होना है, और परिवर्तन की ये लहर है। परिवर्तन मध्य प्रदेश में पूर्णतः हर तरह से परिवर्तन आएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, अगर आप यहाँ से विधानसभा में चुनकर जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकताएं किन किन कार्यों को लेकर और मांगों को लेकर, जनता की जो मांगे रहेंगी, क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी शहर के लिए सड़क, पानी, बिजली की है। आज कल्पना करें कि 40 साल से आज 43 साल हो गए हैं। सन 80 में महल का पूरा वर्चस्व राजनीति में मध्य प्रदेश में हो गया था। 40 से लेकर 2023 आ गया है, लेकिन आज भी शहर के अंदर सड़क, पानी और बिजली की शिकायतें हैं। आज भी ग्वालियर विधानसभा के अंदर गंदा पानी पीने को मिलता है जो पीएचई के थ्रू सप्लाई होता है। सड़कें आप देख ही रहे हैं, सड़कें जगह जगह खुदी हैं। बरसात जब भी आ जाती है, मोहल्लों के अंदर इतनी गंदगी और पानी, सड़ा हुआ पानी भर जाता है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। तो सड़क, पानी, बिजली प्राथमिकता होगी। उसके बाद में फिर स्वास्थ्य के साथ में रोजगार है। ये मुख्य 4-5 ऐसी चीजें हैं जिसमें पूरा का पूरा फोकस अगर दिया जाता है और काम किया जाता है ईमानदारी से, तो मैं मान के चलता हूँ कि क्षेत्रवासियों को निश्चित कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार योजनाएं, जिसमें एक लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं, जो कि महिलाओं के, वो कहते हैं कि महिलाओं के हित में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लाडली बहना योजना बीजेपी लेके आई, कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेके आई है। अब आखिरी में ही इनको लाडली योजना, बहन योजना क्यों याद आई? आज 18.5 साल से जिनकी सरकार हो, उनको आखिरी में चुनाव के समय में इतनी घोषणाएं हो रही हैं। ये सब चुनावी एक प्रपंच हैं, चुनाव लड़ने के हथकंडे हैं, और कांग्रेस को मजबूरी में काउंटर करना पड़ा है कि आप 1000 दोगे, हम 1500 देंगे। मध्य प्रदेश के ऊपर आज की तारीख में 384 लाख करोड़ का कर्जा है, 3.84, जिसमें लगभग 28-30 हजार करोड़ रुपया हर माह तो ब्याज जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आप कल्पना करें, बेच के अगर इसी तरह की ये चीजें चलेंगी, इसकी अपेक्षा रोजगार के अवसर अगर पैदा किए जाएं, रोजगार की उपलब्धता बच्चों को दी जाए, आर्थिक दृष्टि से लोगों को मजबूत किया जाए, उनकी आय के स्रोत बढ़ाने के विचार किए जाए, उस तरह की कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो निश्चित है ये चीजें बदलेंगी। कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं लाडली बहन योजना से और साथ में नारी सम्मान योजना से भी, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं।
सर क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि लाडली बहना योजना जो चल रही है या फिर जो अन्य योजनाएं चला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, क्योंकि आजकल वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियां अलग अलग तरीके के अभियान चला रही हैं। देखिए, अगर इस तरह का कोई माहौल होता तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े भाजपा के नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में उल्टे आ रहे हैं। जिन लोगों के काफी लंबे राजनीतिक जीवन और अनुभव है वो भी बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये एक तरह से मदारी जो खेल सा दिखाता है, कुछ समय के लिए नजर जरूर बांध लेता है, लेकिन आखिरी में आदमी जाता है तो बस हल्का फुल्का प्रभाव लेके चला जाता है, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव सर जैसा कि 2018 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद सिंधिया जी ने अपना दल बदल लिया और बीजेपी में चले गए तो सरकार नहीं चल सकी। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो इस बार क्या लग रहा है, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या फिर उनके जाने से कोई यहाँ चंबल डिवीजन में कोई नुकसान? देखिए, मैं आपको बताऊं, सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हुई है। बहुत से ऐसे लोग थे जो घरों के अंदर बैठे हुए थे, जो क्योंकि सिंधिया जी पसंद नहीं करते थे तो लोग भी हतोत्साहित होकर घर बैठ गए थे। कांग्रेस आज की तारीख में सिंधिया जी के जाने के बाद ज्यादा ताकतवर होकर के उभरी है। 57 साल के बाद हमने ग्वालियर के अंदर महापौर का चुनाव जीता है। आज 28-29 पार्षद हम लोग जीत के आए हैं। तो सिंधिया जी का जाना कांग्रेस के हित में रहा है। ग्वालियर के लिए, क्योंकि उनका गृह नगर भी ग्वालियर है, तो ग्वालियर के लिए किस भूमिका में है ग्वालियर? उनके जाने से क्या ग्वालियर को कोई नुकसान होगा, क्योंकि उनका तो गृह नगर है ना सिंधिया जी का। तो 1857 से आज तक उनका गृह नगर ग्वालियर ही है। 1857 से लेके आज तक उनका शहर ग्वालियर गृह नगर निवास सिंधिया का रहा है। उनके जाने से पहले भी वो तो गुना से सांसद थे, ग्वालियर से सांसद थोड़ी थे। प्रतिनिधित्व शिवपुरी गुना का करते थे। और जब ये तो सन याद नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से जब मात्र उनकी जीत का अंतर 27,000 वोटों का रह गया था तो उसके बाद से वो ग्वालियर से सिंधिया जी के कांग्रेस से जाने से कोई कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ कि उनके जाने से कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई है। जो गुटबाजी बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो गुटबाजी समाप्त हुई है। उस तरह से बड़े नेताओं के अंदर की गुटबाजी, नीचे की गुटबाजी थी, वो समाप्त हुई है। कांग्रेस अब एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रही है। और इस बार 34 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें अनुमानतः आंकड़ा ये है कि 26 तो पहले ही थी, 26 से 28 के बीच में पुनः कांग्रेस को मिलेंगे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी किस भूमिका में, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो? किस भूमिका में मतलब? भूमिका का मतलब अभी वर्तमान में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं या कितनी सीट लेकर आ रहे हैं, क्या सरकार बनाने में देखिए मैं उतना मेरा स्तर वो नहीं है कि पूरे प्रदेश के बारे में मैं अपना कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन हाँ, हमारे आसपास के लोकल के उसमें हैं, नगर निगम की समस्याएं हैं, वो जो बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, बिजली, पानी, सड़क, ये समस्याएं हैं। ये सबसे ज़्यादा मूलभूत प्रभाव डालती हैं। जो शासकीय स्तर पर जो नीतियाँ बनती हैं, जो योजनाएं आती हैं, जो योजनाएं जनता के हित में चली आ रही हैं, किसानों का कर्ज माफ़ करने का है, आयुष्मान में और ज़्यादा सुविधा देने का है, हेल्थ के लिए और ज़्यादा सुविधाएं देने का है, ये मुख्य रूप से चीज़ें हैं, इस पर विचार करना है। क्या लग रहा है 18 सालों से लगातार रही बीजेपी की सरकार, अब की बार जनता जवाब देगी? सरकार पूर्णतः जवाब दे रही है, पूर्णतः, और इसका प्रभाव आपको 23 नहीं 24 में भी देखने को मिलेगा। सर अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, क्योंकि आप ग्वालियर से दावेदारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहां से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो सबसे पहले ग्वालियर को क्या देने वाले हैं जहां से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, और सबसे पहली प्राथमिकता कौन से कार्य को कराने में रहेगी, तो यहाँ की आपको नजर आ रही सबसे बड़ी समस्या है? एक तो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा लंबा प्रकरण चल रहा है जो जेसी मिल के मजदूरों का है। आज भी उनका पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। जो चुनाव का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था जिस समय, तो ग्वालियर का जो वचन पत्र है तीनों विधानसभाओं का, उसका वचन पत्र बनाने का संयोजक मैं ही था, और उसमें भी मैंने अपना प्रस्ताव लिख करके मध्य प्रदेश पार्टी को, हाईकमान को भेजा था कि 1 साल के अंदर अंदर जेसी मिल के मकानों का और जेसी मिल के जो मजदूर हैं उनको जो शेष भुगतान है उसका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। सर्वप्रथम ये होगा, उसके बाद में पीने के पानी का और सड़कों का होगा, उसके बाद में जो ट्रैफिक सुविधा है, जैसे चौराहों पे आप देखेंगे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी मोटी रोजमर्रा की, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं है, पीछे पड़ने की चीज़ें हैं। अगर पीछे पड़ के प्रशासन के साथ बैठ के आप रास्ते निकालेंगे, NGOs को साथ में लेकर निकालेंगे, तो चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो क्या माना जाए आपकी बार कमल नहीं कमलनाथ सरकार बनेगी? 100% कमलनाथ सरकार आएगी।
जैसा कि हमारे साथ थे ग्वालियर 15 से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कई विभिन्न मुद्दों पर और जनता से जुड़ी हुई जमीनी स्तर की समस्याओं पर हमारे साथ खास बातचीत की है। ग्वालियर से भारतवाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।